स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाली अंतिम 5 प्रश्नावलियों के सार का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नावलियों में है प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति, 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय, 11वीं प्रश्नमाला रचनाएं, सांख्यिकी जो कि 14वीं प्रश्नमाला है, और प्रायिकता। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, पूरा देखें। और इसके जो फर्स्ट पार्ट में जिसमें हमने प्रथम 5 प्रश्नमालाएं की थी, उसमें जो रिक्त स्थानों के प्रश्न पूछे गए थे उनके हल भी हम इस वीडियो के अंत में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नमाला 7 निर्देशांक ज्यामिति। भुज या एक्स निर्देशांक किसी बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी भुज या x निर्देशांक होती है। कोटि या y निर्देशांक किसी बिंदु की x अक्ष से लंबिक दूरी कोटि कहलाती है या y निर्देशांक कहलाती है। जैसा कि आप ये निर्देशांक तल देख रहे हो, निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो बन जाता है O मूल बिंदु, और ये अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, प्रत्येक के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज दर्शाते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों ही प्लस होते हैं, द्वितीय में x माइनस होता है, y प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में x माइनस का और y माइनस का, और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस का और y माइनस का होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। x अक्ष के निर्देशांक x, 0 होते हैं और y अक्ष के निर्देशांक 0, y होते हैं। एक एग्जाम्पल है, बिंदु 3, 4 की कोटि होगी। तो जब हमें कोटि पूछे तो हमें y का मान बताना है जो कि 4 है। दूसरा एग्जाम्पल है, बिंदु 0, 5 का भुज होगा। भुज होता है x निर्देशांक जो कि यहाँ 0 है। तीसरा एग्जाम्पल है, बिंदु 5, 2 की x अक्ष से दूरी। हमें अगर x अक्ष से दूरी बतानी हो तो हम y का मान बताएंगे जो कि 2 है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बताएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल 4 में है, बिंदु -4, 3 की y अक्ष से दूरी जो कि है 4। क्यों? क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो y अक्ष से दूरी -4 न होकर 4 होगी। दूरी सूत्र, अगर कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2 और y2 है, तो उनके मध्य जो सूत्र है जिसे दूरी सूत्र कहते हैं वो बराबर होगा PQ के x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और ये सारा ही मान है वर्गमूल के चिन्ह के अंदर अंडर रूट में है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर अंडर रूट में दो बिंदुओं के मध्य दूरी कहलाता है। मूल बिंदु O 0, 0 से बिंदु P x y की दूरी OP होगी जो कि होगी x² प्लस y² वर्गमूल में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसके बाद प्रश्नमाला 7 में हमें मिलता है विभाजन सूत्र। अगर बिंदु P x1, y1 है, Q x2, y2 है और बिंदु R जिसकी निर्देशांक xy है, इसे m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन का सूत्र होगा r(xy) बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, y का मान होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। और यदि r मध्य बिंदु हो तो m1 बराबर हो जाएगा m2 के, और फिर r का मान होगा xy बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 होगा। इसी तरह से निर्देशांकों से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, कि यदि एक त्रिभुज है जिसमें निर्देशांक a x1, y1 है, b x2, y2 है और c x3, y3 है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 छोटे ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3
y1 माइनस y2 छोटे ब्रैकेट में और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। और यदि बिंदु A, B और C संरेखी हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 इकाई होगा, या यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु सरेखी होंगे, मतलब एक ही रेखा पर वो स्थित होंगे। ये प्रश्नमाला 7 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसका सार था। उसके बाद है प्रश्नमाला 8, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्राई, गोन और मैट्रन। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा और मैट्रन का मतलब माप। 3 भुजाओं के माप से संबंधित जो गणित है वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति ये जो अनुपात है ये समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। पहले चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C कोण समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण कहलाती है। जो भुजा CA है इस त्रिभुज का आधार है और BC इस त्रिभुज का लंब है। कोण A के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसे देख रहे हैं, जब इसी त्रिभुज को हम घुमा देते हैं थोड़ा सा, जब A बिंदु को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो द्वितीयाकृति में देखते हैं कोण B के परिप्रेक्ष्य में न्यून कोण B है। C हमेशा समकोण ही रहेगा और उसके सामने वाली भुजा कर्ण ही रहेगी, तो इसमें लंब बन जाएगा AC, आधार हो जाएगा BC और कर्ण रहेगा AB। हम पहले चित्र के अनुसार जो आगे सूत्र है वो पढ़ेंगे। यहाँ जो कोण है A, उसका मान एक थीटा मान के लिए हम थीटा का प्रयोग करते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही इसे सब्सक्राइब कर देवें और उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर देवें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं आकृति A के लिए। फर्स्ट आकृति, पहले आकृति के लिए। पहले आकृति में न्यून कोण A है और उस कोण के अनुसार जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात कहलाता है साइन A, जो कि होगा BC बटे AB। कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण AC बटे AB। tan A बराबर लंब बटे आधार BC बटे AC। कोट A बराबर आधार बटे लंब AC बटे BC। sec A बराबर कर्ण बटे आधार बराबर होगा AB बटे AC। कोसेक A बराबर होता है कर्ण बटे लंब, मतलब AB बटे BC। और इन्हें याद करने का जो एक देसी सूत्र है उसे कहते हैं लाल बटे कक्का। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का अर्थ है कर्ण। तो हम देखते हैं साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, कोस A बराबर लंब बटे आधार बटे कर्ण, tan A बराबर लंब बटे आधार, कोट A बराबर है आधार बटे लंब, सेक A बराबर है कर्ण बटे आधार और कोसेक A बराबर है कर्ण बटे लंब। तो ये सूत्र है लाल बटे कक्का का। उसके बाद हम देखते हैं कि साइन A बराबर होता है 1 बटे कोसेक A, क्योंकि साइन A है लंब बटे कर्ण और कोसेक A है कर्ण बटे लंब, एक दूसरे के विपरीत है। या हम कह सकते हैं कि साइन A गुणा कोसेक A बराबर होता है 1। इसी तरह से कोस A बराबर 1 बटा सेक A, या कोस A गुणा सेक A बराबर 1। tan A बराबर 1 बटे कोट A, या tan A गुणा कोट A बराबर 1, या tan A बराबर साइन A बटे कोस A भी हम लिख सकते हैं। कोट A बराबर होता है 1 बटा tan A, या कोट A गुणा tan A बराबर 1, या कहें कि कोट A बराबर कोस A बटे साइन A। इसी तरह से सेक A बराबर 1 बटे कोस A, या सेक A गुणा कोस A बराबर 1, और कोसेक A बराबर 1 बटे साइन A, या कोसेक A गुणा साइन A बराबर 1। उसके बाद कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम देख रहे हैं, जिसे सारणी के रूप में थीटा मान के लिए जब कोण 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो, तो इस सारणी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले
0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिखेंगे और उसका फिर वर्गमूल करेंगे। तो पहला मान आएगा 0 जो कि होगा साइन 0 डिग्री का। कोस 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1/2 होगा। उसी से जब हम आगे सारणी बनाएंगे तो जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कोस 0 डिग्री का मान है, तो वो होगा 1। कोस 30 डिग्री का मान साइन 60 के बराबर होगा √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। tan a बराबर होता है साइन a/ कोस a, तो हम साइन a के मान में कोस a के मान का डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0 डिग्री का तो 0, 30 डिग्री का 1/√3, फिर 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत या अपरिभाषित। फिर कोट की लाइन में कोट 0 डिग्री अपरिभाषित है, 30 डिग्री का मान √3 है, कोट 45 डिग्री का मान 1 है, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 है और कोट 90 डिग्री का मान 0 है। सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा, तो जो कोस थीटा का मान है उसको 1 से डिवाइड 1 के बटा में रखेंगे, तो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। कोसेक होता है 1/साइन, उससे हमें 0 डिग्री का मान प्राप्त होगा अनंत, फिर 30 डिग्री का मान 2, 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। इन मानों को आप याद कर लेंगे ताकि परीक्षा में हमें किसी तरह की परेशानी न हो और सारणी को बनाना भी सीख लेंगे। अब हम देखते हैं कि जब साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के तब थीटा का मान होता है 45 डिग्री। जब टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के तब भी थीटा का मान 45 डिग्री होता है, और जब सेक थीटा का मान कोसेक थीटा के बराबर होता है तब भी थीटा का मान 45 डिग्री होता है। अर्थात 45 डिग्री मान पर साइन कोस के बराबर होता है, टेन कोट के बराबर होता है और सेक कोसेक के बराबर होता है। उसके बाद आते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हम जानते हैं पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे 20 डिग्री 70 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री और 30 और 60। इस तरह के जो कोण हैं अगर उनको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और इनमें जो अनुपात है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। उसके बाद है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। किसी समीकरण को सर्वसम्मिका तब कहते हैं जब वह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ये सर्वसम्मिका की परिभाषा है। और एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसम्मिका को त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका कहते हैं। किसी न्यून कोण थीटा के लिए निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अगली सर्वसम्मिकाएं हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। उसके बाद आती है प्रश्नमाला 11, रचनाओं से संबंधित। समरूप त्रिभुज की रचना करना। जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो जो नया त्रिभुज है पुराने त्रिभुज के अंदर बनता है। जैसे 3/5 के अनुपात में बनाना हो, 4/7 के अनुपात में बनाना हो, तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो पुराने त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। और जब इसके विपरीत हो कि अंश हो इसमें बड़ा और हर हो छोटा, तो नया त्रिभुज पुराने त्रिभुज के बाहर बनता है। जैसे अनुपात 5/3 और 7/4 इत्यादि में। वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है या स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य समकोण होता है। वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वर्त के ऊपर स्थित बिंदु से वर्त पर 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। उसके बाद है कि वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा कहलाती है। उसके बाद बिंदु है वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास कहलाती है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे प्रश्नमाला 11 रचनाओं से संबंधित। इस प्रश्नमाला में आप रचनाओं के सवाल करके देखेंगे। इसके बाद प्रश्नमाला 14 सांख्यिकी। इसमें हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वगैरह पढ़े थे। इसका सार हम एक बार पुनः जान लेते हैं। सबसे पहले है माध्य के प्रकार। माध्य 2 प्रकार का होता है। गणितीय माध्य, जिसमें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य होता है। और दूसरा होता है स्थिति संबंधी माध्य, जिसमें माध्यक, बहुलक और विभाजन मूल्य होता है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में केवल समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक शामिल है। जब हम यहाँ माध्य का नाम लेंगे तो माध्य का मतलब होगा समांतर माध्य। तो जानते हैं माध्य ज्ञात करने की विधियाँ। सबसे पहले है प्रत्यक्ष विधि। कम आंकड़ों पर माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य को x बार से लिखा जाता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और जब अधिक आंकड़े हों तो उसे सारणीबद्ध करेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल आएगा, दूसरे कॉलम में बारंबारता f, तीसरे कॉलम में मध्यमान और उसके बाद f और x का गुणा, बारंबारता और मध्यमान का गुणा। इस तरह से एक सारणी बनेगी। x का मतलब मध्यमान और जो चिन्ह देख रहे हैं आप उसे कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ होता है योग। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसी तरह से कल्पित माध्य विधि के लिए सारणी बनेगी। पहले वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता f, फिर मध्यमान x, फिर d बराबर होगा x माइनस a, और फिर होगा f गुणा d, fd। सूत्र हो जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f, जहाँ a है कल्पित माध्य। उसके बाद जो विधि है वो है पग विचलन विधि। उस विधि में सारणी बनेगी वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर x, फिर u बराबर होता है x माइनस a बटा h, और उसके बाद fu। इस तरह से एक सारणी बनेगी और x बराबर सूत्र होगा a प्लस सिग्मा fu बटे सिग्मा f गुणा h, जहाँ h है वर्ग अंतराल। उसके बाद जो प्रश्नमाला का सवाल है माध्यक का। माध्यक जिसे हम माध्यिका भी कह सकते हैं, कई जगह माध्यिका भी लिखा होता है। इंग्लिश में से m से अपने लिखेंगे प्रतीक रूप में, तो m माध्यक बराबर सूत्र होगा l प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा h। l है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बटे 2 है बारंबारताओं के योग का आधा, CF है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और h है वर्ग अंतराल। अगर वर्ग अंतराल असतत है तो उसे सतत में बदलेंगे। से कम वर्ग अंतराल वाले प्रश्न में संचयी बारंबारता दी होती है CF, उसे हम F में बदलेंगे।
और n/2 से ठीक बड़े CF के सीध वाला वर्ग जो है वो कहलाता है माध्यक वर्ग। n/2 से ठीक बड़ी CF के सीध वाला जो वर्ग है वो माध्यक वर्ग कहलाएगा और उसकी निम्न सीमा L कहलाती है। अगले प्रकार में प्रश्न आता है बहुलक। बहुलक में पहले हम जानते हैं बहुलक वर्ग क्या होता है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं, जिसे प्रतीक रूप में हम Z से लिखते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, F2 है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता और H है वर्ग अंतराल। ये बहुलक का सूत्र है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। माध्य, माध्यक और बहुलक में निम्न संबंध होता है। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, या प्रतीक रूप में 3m बराबर 2x बार प्लस z। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 माध्य बराबर सूत्र होगा 3 माध्यक माइनस बहुलक। ये आपस का इनका संबंध है। से कम या और अधिक प्रकार की जो संचयी बारंबारता वक्र है उसके प्रतिच्छेद बिंदु का x निर्देशांक माध्यक कहलाता है। उदाहरण, यदि से कम और अधिक प्रकार के त्वरण बिंदु 16.5, 35 पर काटते हैं तो माध्यक का मान 16.5 होगा। इसके बाद आती है प्रश्नमाला 15। प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ है संभावना। एक निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 या 100% होती है तथा एक असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 या 0% होती है। घटना E की प्रायिकता को PE, E का मतलब इवेंट, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, तो E की प्रायिकता को PE से तथा E नहीं की प्रायिकता को PE बार से दर्शाते हैं। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है, अर्थात PE प्लस PE बार बराबर 1। PE बराबर 1 माइनस PE बार तथा PE बार बराबर 1 माइनस PE। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, अर्थात PE is greater than or equal to 0 and PE is less than and equal to 0। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता सदैव 0 से या 0 के बराबर या बड़ी और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 0 से 1 के बीच प्रायिकता का मान रहता है, कभी भी वह ऋणात्मक नहीं होता है। यादृच्छा उछाल। किसी सिक्के या पासे को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है तो उसे यादृच्छा उछाल कहते हैं। फिर है प्रायिकता में निम्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला, संख्या से संबंधित। सम संख्याएं होती है 2, 4, 6, 8 इसी तरह से। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 लगातार इसी तरह से। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए वे अभाज्य होती हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह की संख्याएं अभाज्य होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं किसी संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 4 से विभाजित संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 4 का पूरा भाग जाता है या जो 4 के पहाड़े में आती है 4 से विभाजित संख्याएं कहलाती है। 4, 8, 12, 16 डैश डैश इसी क्रम में। दूसरे प्रकार के सवाल होते हैं पासे से संबंधित। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावना 6 होती है और एक पासे को 2 बार उछालने पर या 2 पासों को एक बार उछालने पर कुल संभावनाएं 36 होती है।
उसके बाद है सिक्के से संबंधित। सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम 2 है, हेड या टेल। एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम 4 है, हेड या टेल, टेल या हेड, हेड या हेड, या टेल या टेल। इसी तरह से एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम 8 है, जिसमें हेड 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, हेड हेड टेल, या टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल टेल हेड, अथवा हेड टेल टेल, या टेल हेड हेड। इस तरह से 8 संभव परिणाम संभव है। किसी पासे या सिक्के को जितनी बार उछालना हो तो कुल परिणाम ज्ञात करने के लिए एक बार का परिणाम की घात होता है उछाल की संख्या। जैसे एक सिक्के को 3 बार उछाला है तो एक बार में 2 परिणाम आते हैं, 3 बार उछालना है तो 2 की घात 3 का मतलब 8 कुल संभव परिणाम है। एक पासे को 2 बार उछालना है तो हम जानते हैं कि एक बार में आते हैं 6, 2 बार में उछालेंगे तो 6 की स्क्वायर 36। इसके बाद है ताश से संबंधित सवाल। एक ताश में कुल पत्ते 52 होते हैं। 4 तरह के पत्ते होते हैं जिनको वर्गीकृत किया जा सकता है, चिड़ी, पान, ईंट, हुक्म। और ताश से संबंधित विस्तार से जानने के लिए आप चैनल पर इससे संबंधित एक वीडियो है, उसे देखें। ताश से संबंधित सभी सवालों के जवाब उस वीडियो में आपको मिलेंगे। आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। उसके बाद है वस्तुओं जैसे बॉल, पेन, पेंसिल, कंचे पर आधारित सवाल कि एक थैले में से बॉल निकाली गई या कंचे निकाले गए, इस तरह के सवाल आते हैं। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुल वर्ण A to Z होते हैं 26 और कुल स्वर होते हैं 5 A E I O U। इसके बाद जो प्रकार है वो है दिन या वर्ष से संबंधित। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन रविवार होता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में कुल 52 रविवार होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये इससे संबंधित सार था प्रश्नमाला। जो अंतिम 5 प्रश्नमालाएं थी उनसे संबंधित। अब हमने जो पिछले वीडियो में प्रश्न आपसे पूछे थे उनके हल आपके सामने हैं। पहले रिक्त स्थान में आएगा अभाज्य संख्याओं, दूसरे में प्रमेयिका, तीसरे में आएगा 3, चौथे में आएगा प्रवल्य, 5वें में समांतर, 6ठे में संगत, 7वें में विविक्त कर, 8वें में मानक रूप, 9वें में आएगा सार्वंतर और 10वें में आएगा n स्क्वायर। तो अगर आपने ये प्रश्न नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो पर जाकर इन प्रश्नों को देखें और उनके रिक्त स्थानों के जवाब यहाँ से प्राप्त करें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक कर देवें। अब हम पूछेंगे आज जो प्रश्न हमने किए हैं, जो सार हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न। पहला है निर्देशांक अक्षों के बीच कोण की माप खालिस्तान होती है। दूसरा है 3 बिंदु सरेख है तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश डैश होता है। प्रश्न नंबर 3 खगोलविद डैश डैश का उपयोग पृथ्वी से तारों के और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। चौथा प्रश्न है साइन 60 डिग्री का मान डैश डैश होता है। पांचवा किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर डैश डैश स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। इन सभी रिक्त स्थानों में आपको बताना है क्या आएगा। उसके बाद है 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात को उनका डैश डैश कहते हैं। सातवां 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस डैश डैश। आलेखीय विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए डैश डैश सहायक होता है। प्रश्न नंबर 9 एक निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। और 10वां प्रश्न है एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 के गुणज होने की प्रायिकता खालिस्तान होती है। तो इन सभी रिक्त स्थानों के जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं। इससे संबंधित जो अगला वीडियो होगा कक्षा 10 की गणित से, उस वीडियो में हम आप इन प्रश्नों के हल बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। निरंतर पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए,
क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। आज के लिए इतना ही।